रात के 12 बज रहे थे। एक सुनसान से जंगली इलाके में एक आदमी बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। उसके सामने एक उल्लू की खोपड़ी का दिया जला हुआ था। उसके साथ ही एक नारियल, एक काला मुर्गा, एक सिंदूर की डिब्बी, एक चाकू और एक लाल कपड़ा रखा हुआ था। उसने सबसे पहले सिंदूर की डिब्बी उठाई और नारियल पर टीका किया। फिर उस नारियल को उसने लाल कपड़े पर रखा। फिर उसने मुर्गा ठीक उस नारियल के ऊपर पकड़ा और फिर चाकू उठाकर खच्च से उसकी गर्दन उड़ा दी। मुर्गे का खून टपक कर नारियल पर गिरने लगा। उसके बाद उसने उल्लू की खोपड़ी का दिया उठाया और मंत्रों को पढ़ते हुए उस नारियल की आरती करने लगा। काफी देर बाद ही उस नारियल से धुआं निकलने लगा। इतना काला धुआं कि आसपास कुछ भी नजर नहीं आया। तभी घुंघरुओं की आवाज अंधेरे में गूंजने लगी। वो आवाज सुनकर उस आदमी के चेहरे पर खुशी छलक आई और उसकी शैतानी हंसी फिजा में गूंज गई। उस रात के ठीक 6 महीने बाद एक आदमी हाईवे पर खड़ा हुआ टैक्सी का वेट कर रहा था। यार, लगता है मैंने यहाँ आकर गलती कर दी। ना कोई ऑटो है, ना कोई टैक्सी नजर आ रही है। पता नहीं सुबह तक मैं घर पहुंचूंगा भी या नहीं। तभी एक चमचमाती कार उसके सामने आकर रुकी, जिसे देखकर वो हैरान रह गया। शीशा नीचे हुआ और उसके अंदर उसे वही आदमी बैठा नजर आया। कैसे खड़े हो? कोई मदद चाहिए? जी, 2 घंटे से मैं टैक्सी का वेट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ अभी तक कुछ आया ही नहीं। क्या आप लिफ्ट दे देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। अरे ऐसा नहीं बोलते, मैं आगे ही जा रहा हूँ, आपको भी छोड़ दूंगा। बैठिए। जी शुक्रिया। हेलो जी, कहते हुए वो आदमी कार में बैठ गया। मेरा नाम रोनित है। और आप? जी मैं नवीन। आप वैसे कहाँ तक जा रहे हैं? अरे उसकी चिंता मत कीजिए, मैं आपको टैक्सी स्टैंड तक छोड़ दूंगा। इसी तरह बातें करते हुए इन दोनों ने आधे घंटे का सफर तय किया और गाड़ी एक बड़ी सी कोठी पर आ गई। आपने यहाँ कार क्यों रोकी? जी ये मेरा घर है, पहले खाना खा लेते हैं, फिर मैं आपको टैक्सी स्टैंड छोड़ दूंगा। ये सुनकर रोनित सोच में पड़ गया। अरे सोचो मत यार, मेरी बीवी खाना बहुत अच्छा बनाती है, चलो आ जाओ। अब रोनित ने उनकी बात मान ली और ये दोनों उसी कोठी के अंदर चले गए। कुछ देर बाद ही रोनित के चीखने की आवाज घर से बाहर आई और उसकी कटी गर्दन बाहर सड़क पर आ गई। मोहित, अंजलि और रणवीर एक चौराहे पर खड़ी कार में बैठे हुए थे। कहाँ गए ये तीनों? मेरा बस चलता तो कब का इनको गैंग से बाहर निकाल देता। तभी आदित्य, मेघना और प्रणव वहां आए और प्रणव बोला, किसको गैंग से निकालने की बात कर रहा है तू? तुझे लगता है कि तुम तीनों हमारे बिना कुछ भी कर पाओगे? अरे यार, बस गुस्से में निकल जाता है। अब बताओ क्या प्लान है? प्रणव ने अपना मोबाइल निकाला और सभी को कुछ फोटो दिखाने लगा। हम सभी का अगला निशाना है ये घर। वेल मेंटेन है और लगता है इसमें ज्यादा लोग नहीं रहते। इलाका भी सुनसान है। ऐसे में हम अपना काम आराम से कर पाएंगे। ये सभी अपने किसी प्लान को अंजाम देने के लिए उस घर की तरफ रवाना हुए। आधे घंटे के बाद, सफर के बाद, इनकी कार उसी कोठी के सामने खड़ी थी। ये गेट के अंदर बढ़ गए। गार्डन काफी बड़ा था। उसमें लगा हुआ झूला चर चर की आवाज करता हुआ अपने आप हिल रहा था। ये दरवाजे पर जाकर रुके। आदित्य दरवाजे को नॉक करने ही वाला था कि तभी एक कौवा अचानक से आकर दरवाजे पर छपाक से चिपक गया। कौवा मर चुका था। वो नीचे गिरा और दरवाजे पर उसका खून लगा रह गया। तभी छन छन की आवाज अंदर से आई और दरवाजा खुल गया। इनको सामने एक बेहद ही खूबसूरत औरत खड़ी नजर आई। लाल सफेद साड़ी, आंखों में काजल, बालों में गजरा, हाथों में भारी कंगन और चूड़ियां। सभी लड़के उसको ऊपर से नीचे तक देखते हुए एक पल को मंत्र मुग्ध हो गए। आप लोग चिल्लाए क्यों? इस सवाल पर मेघना ने नीचे मरे पड़े कौवे की तरफ देखा। शायद इसके अचानक से आ जाने से आप डर गए होंगे। असल में इस इलाके में चील और कौवे कुछ ज्यादा ही मात्रा में हैं। मेरा नाम सुमित्रा है। कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? जी हम दिल्ली जा रहे थे। आप नहीं, तुम बोलिए। सुमित्रा ने रणवीर की तरफ देखते हुए कहा। उसका रणवीर को देखने का तरीका बहुत ही कामुक लग रहा था। जी हम दिल्ली जा रहे थे और हमारी कार अचानक से बीच जंगल में ही खराब हो गई। अब शाम भी होने वाली है और हमें यहाँ कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। तो ठीक है, आप लोग आज रात यहाँ रुक सकते हैं। ये सुनकर ये सभी खुश हो गए। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुमित्रा ने इनको अंदर लिया और घर को अंदर से देखकर इन सभी की आंखें चौंधी आ गई। यहाँ तो एक से एक कीमती चीज है यार। तिजोरी में भी जरूर करोड़ों का माल होगा। ये सभी ड्राइंग रूम में बैठे और सुमित्रा ने इन सभी के नाम पूछे। जी मैं रणवीर हूँ और ये है मेरी गर्लफ्रेंड मेघना। मेरा नाम प्रणव है। ये आदित्य, मोहित और अंजलि। आप सभी का यहाँ आने के लिए शुक्रिया।
यहाँ अकेले रह रह कर तो मैं उब चुकी हूँ। अकेले मतलब आपके हस्बैंड कहाँ हैं? वो मुझे छोड़कर भाग गए। ना जाने क्या कमी दिख गई मुझ में उनको। ये सुनकर ये सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। आप लोग बैठो, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। ये कहकर वो किचन की तरफ बढ़ी। एक बार उसने मुड़कर रणवीर को देखा और फिर अंदर चली गई। तुम मुझसे कुछ ज्यादा ही नहीं घूर रहे थे? जान, मुझे बस मेरा काम निकालना है और कुछ नहीं। थोड़ी देर बाद वो इन सब के लिए चाय लेकर आई। ये लीजिए, आप सभी के लिए मसाला चाय। उसने एक कप उठाकर मुस्कुराते हुए रणवीर की तरफ बढ़ाया। चाय लेते वक्त उसका हाथ रणवीर के हाथ से टच हुआ। आपका हाथ तो बहुत ही ठंडा है। चाय की चुस्कियां लेते समय इन सभी ने कुछ देर बातें की और उसके बाद वो उन सबको एक हॉल में ले आई। आप सभी यहाँ आराम से सो सकते हैं। यह कहकर उसने रणवीर की तरफ देखते हुए कहा, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे याद कर लेना। यह कहकर वो कमरे से बाहर चली गई। यार, मुझे तो लगता है इस घर में बहुत माल होगा। सब्र नहीं हो रहा है खुद पर। मन कर रहा है बस जल्दी से उठकर सारी तिजोरी खाली कर दूं। अरे थोड़ा सब्र करो दोस्तों, अभी तो वो जाग रही होगी। कुछ देर बातें करने के बाद इन्होंने प्लान बनाया। हम सभी एक एक करके अलग अलग कमरों में जाएंगे। जिसमें भी तिजोरी होगी उसमें से माल साफ कर देंगे। याद रहे, हमें ये कमरा पूरी तरह खाली नहीं करना है। और अगर उस बीच वो यहाँ आती है तो हमें समझदारी से काम लेना है, बात को संभाल लेना है। हाँ ठीक है। ये तय करके सबसे पहले मोहित हॉल से बाहर निकला। कॉरिडोर में उसको कई सारे कमरों के दरवाजे नजर आए। बाप रे, इस घर में तो बहुत सारे कमरे हैं, किसमें जाऊं समझ ही नहीं आ रहा। वो धीरे धीरे अपने कदमों को बढ़ा रहा था, तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। वहाँ कहाँ जा रहे हैं आप? मेरे पास आना चाहते हैं क्या? ये सुनकर मोहित ने अपने कदमों को रोका और पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। लगता है वो सुमित्रा मुझे कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई है। उसकी आवाज सुनाई दे रही है। उसने एक दरवाजा खोला और एक कमरे में घुस गया। काफी बड़ा कमरा है। ये कबर्ड तो दिख रही है, लेकिन इसमें तिजोरी होगी या नहीं ये नहीं कह सकता। तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। मोहित ने पीछे पलटकर देखा तो सामने सुमित्रा खड़ी हुई थी। मोहित उसे देखकर डर गया, लेकिन सुमित्रा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने बहुत ही हल्की लाल रंग की नाइटी पहनी हुई थी, जिसमें वो बहुत ही आकर्षित लग रही थी। जी वो मैं डरिए नहीं, मुझे पता है कि आपने जब से मुझे देखा है आप मुझ पर फिदा हो गए हैं, लेकिन कहने में कतरा रहे हैं, है ना? यह सुनकर मोहित का डर थोड़ा कम हुआ और उसने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा आपने। आप हो ही इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव कि जो भी एक बार देख ले उसका मन मचल उठे। ये सुनते ही वो मुस्कुराई और आगे बढ़ गई। मोहित उसके पीछे पीछे खींचा चला जा रहा था और वो एक कमरे की तरफ जा रही थी। उसका दरवाजा अपने आप खुल गया और वो उसके अंदर दाखिल हो गई। फिर पलटकर उसने मोहित को अपने करीब आने का इशारा किया। मोहित उसकी तरफ बढ़ा तो उसने कसकर उसे अपने गले लगा लिया। मोहित उसकी कमर पर अपने हाथों को बेतहाशा घुमा रहा था और उसको बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। तभी कमरे की लाइट पूरी तरह से बंद हो गई। कुछ मिनटों बाद मोहित कमरे से बाहर आया और धड़ाम से जमीन पर गिर गया। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी, मुंह से झाग निकल रहे थे, पूरे शरीर में कपकपी लगी हुई थी। काफी देर तक मचलने के बाद उसके शरीर ने हरकत करना बंद कर दिया। सुमित्रा कमरे से बाहर निकली और वो उसके मृत शरीर को देखकर मुस्कुराई और फिर छन छन करती हुई वहां से चली गई। अब मैं जाता हूं, ठीक है? ये कहकर आदित्य हॉल से निकला और आगे बढ़ गया। आदित्य, इधर आओ। आदित्य ने देखा कि कुछ ही दूरी पर सुमित्रा खड़ी हुई मुस्कुरा रही है। उसने लाल साड़ी पहनी हुई है और बहुत ही खूबसूरत लग रही है। आदित्य उसकी तरफ बढ़ गया और पास जाकर उसे ऊपर से नीचे तक निहारने लगा। अगर मैं आपका हस्बैंड होता तो मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं भागता। ये सुनकर सुमित्रा की आंखों से आंसू निकल पड़े। आप झूठ बोल रहे हैं। अरे नहीं, मैं क्यों झूठ बोलूंगा, और आप रो क्यों रही है? आदित्य ने उसे चुप कराया और गले लगा लिया। वो उससे अलग हुई और मुस्कुराई, फिर उसका हाथ थामे हुए एक कमरे में ले गई। आप अगर चाहें तो मेरे घर में और मेरे दिल में मेरे पति की जगह ले सकते हैं, लेकिन फिर मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगी। यह सुनकर आदित्य के चेहरे पर चमक आ गई। क्यों नहीं मेरी जान, मुझे तो तुम बहुत पसंद हो। यह कहकर आदित्य ने उसे कसकर गले लगा लिया। फिर मन ही मन में सोचने लगा, इसका पति बन जाऊंगा तो उसकी सारी प्रॉपर्टी पर मेरा ही हक होगा, अपनी तो लाइफ सेट हो जाएगी। तभी सुमित्रा के चेहरे पर आई मुस्कान गुस्से में बदल गई, जैसे
उसने उसके मन की बात सुन ली हो। धोखेबाज इंसान। सुमित्रा के नाखून लंबे होकर आदित्य की कमर में घुस गए। आदित्य के शरीर में कंपन शुरू हो गई। देखते ही देखते उसका शरीर सफेद पड़ गया और वो वहीं ढेर हो गया। इस तरफ मेघना, रणवीर, अंजलि और प्रणव अभी भी हॉल में ही बैठे थे। मेघना मोहित को कॉल लगा रही थी। यार, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। ये दोनों अभी तक लौटे क्यों नहीं और ना ही कॉल ले रहे हैं। हमें उन्हें चलकर देखना चाहिए। नहीं, हम सब एक साथ इस कमरे से नहीं जा सकते। अगर वो आ गई तो कोई तो होना चाहिए ना उसको जवाब देने के लिए। तो फिर क्या कर सकते हैं, बोलो। मैं जाता हूँ। मैं जाकर पहले उन दोनों को देखता हूँ कि ये बेवकूफ कहाँ गए और उसके बाद तुम्हें कॉल करके स्टेटस बताता हूँ, ठीक है? हाँ, ये ठीक है। अब रणवीर हॉल से दबे पांव बाहर निकला। कुछ कदम बढ़ाने के बाद उसको एक कमरे से आवाज आई। आप मुझे ढूंढने आए हैं रणवीर? यह सुनकर रणवीर चौंक पड़ा और उस दरवाजे की तरफ देखने लगा। तभी धम से दरवाजा खुल गया। दरवाजे के अंदर का नजारा देखकर रणवीर की आंखें फटी रह गई। तभी एक हाथ बाहर आया और उसने रणवीर को कमरे के अंदर खींच लिया और दरवाजा झट से बंद हो गया।